नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 5 वीडियोस में। तो प्लीज जिसने नहीं सुना है उन वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूं ये बहुत ही अच्छे टॉपिक को यूज करते हुए मैं यहां पर समझाने वाला हूं आपको, और बहुत इजी वे में आपको हर चीज नीट एंड क्लीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 46 क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि आपके पास 3 कंकरेंट प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3। तीनों प्रोसेस यहां पर दिए हुए हैं और यहां पर एक d की वैल्यू दी हुई है। d इज ए वेरिएबल दैट विल बी इनिशियलाइज 100। तो यहां पर d की वैल्यू इनिशियली 100 दी हुई है और इसको यूज करते हुए तीनों प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम है जो कि टाइम शेयर मोड में एग्जीक्यूट होता है, और उसके अंदर अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू d की आफ्टर 3 process have completed execution are x and y respectively। कहने का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू d की क्या होगी, तीनों को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और उसके बाद जब d की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए यहां पर ध्यान से समझना कि आप इस चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा आपको माइंड में दिमाग में लगाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 पॉइंट इसने पूछा हुआ है। मिनिमम का मतलब है जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू डी की आफ्टर एग्जीक्यूशन हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो भी हो सकती है। तो वो कैसे हम सोल्व करेंगे, तो मिनिमम का मतलब है कि हम ट्राई करेंगे कि जो कम से कम वैल्यू है, जैसे कि हम यहां पर सबसे पहले P1 को अगर मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं, P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देता हूं, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि इस तरह से अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो 100 के बाद 120 हो गया, 120 में 50 लेस किया तो 70 हो गया, 70 में 10 ऐड किया तो 80 हो गया। ठीक है, हम ट्राई क्या करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। क्या 80 ही इसकी वैल्यू होगी? अगर मैं P1 P2 P3 को एग्जीक्यूट करता हूं तो 80 वैल्यू आ रही है डी की आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल द प्रोसेसेस, मगर इससे भी कम वैल्यू हो सकती है, तो हम वो ट्राई करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए P2 प्रोसेस ने वैल्यू को रीड किया, डी की वैल्यू कितनी थी 100, डी की वैल्यू को रीड किया और रीड करने के बाद दूसरे प्रोसेस ने प्रिंट कर लिया। देखिए समझिए पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P2 प्रोसेस ने 100 वैल्यू को रीड किया, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। रीड करते ही दूसरा प्रोसेस आया P1, P1 ने इसको प्रिंट कर दिया। मतलब इसने अपने स्पेस में डी की वैल्यू को क्या रीड कर लिया है 100, और उसके बाद P1 ने प्रिंट कर दिया। अब P1 डी की वैल्यू क्या रीड करेगा, 100 वैल्यू रीड करेगा, और देन d इक्वल टू डी प्लस 20 कर देगा। दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर? तो P1 की वैल्यू हो चुकी है 120, मतलब d की वैल्यू इसने 120 कर दिया। P1 के बाद क्या एग्जीक्यूट करते हैं हम, P3। P3 d की वैल्यू क्या रीड करेगा, P3 d की वैल्यू क्या रीड करेगा, क्योंकि इसने कोई भी वैल्यू रीड नहीं की है तो अपडेटेड वैल्यू को रीड करेगा। अब d की वैल्यू क्या रीड करेगा, ये 120, और 120 रीड करने के बाद यहां पर d की वैल्यू क्या कर देगा, ये 120 प्लस 10, क्योंकि यहां पर d इक्वल टू डी प्लस 10 दे रखा है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 130। अब d की वैल्यू 130 हो चुकी है, और अभी हमने P1 को एग्जीक्यूट किया, फिर P3 को एग्जीक्यूट किया, मगर उससे पहले P2 को एग्जीक्यूट नहीं किया। P2 ने स्टार्ट किया था और उसके बाद प्रिंट हो गया था। अब होगा क्या, D की वैल्यू 130 हो चुकी है, मगर जैसे ही P2 के पास जाएगा, P2 ने तो पहले ही D की वैल्यू को रीड करा हुआ है,
तो डी की वैल्यू क्या रीड की हुई है इसने 100। तो अब इसके बाद P2 अपना काम स्टार्ट करेगा और डी की वैल्यू में क्या कर देगा ये d इक्वल टू 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब क्या हुआ कि 130 जो है वो अपडेटेड वैल्यू है, मगर P2 जो है वो d की वैल्यू 100 रीड कर चुका है ऑलरेडी, तो ये अपडेटेड वैल्यू को रीड नहीं करेगा क्योंकि इसके लोकल बफर में d की वैल्यू 100 ऑलरेडी स्टोर्ड होगी। तो ये लोकल बफर में जो वैल्यू है उसी को यूज करेगा। कंकरेंटली का ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। जब कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में या डेटाबेस में अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इस टाइप से ही हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो डी की वैल्यू ये क्या रीड करेगा, डी की वैल्यू फाइनली देखिए 120 के बाद 130 हुआ, 130 के बाद यहां पर वैल्यू क्या हो गई है, अब डी की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो गई है 50। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन P1 P3 एंड P2 डजंट मैटर की सीक्वेंस क्या है, तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल गई है, अब डी की वैल्यू वो कितनी मिल गई है 50। बात समझ में आई होगी आपको। उसके बाद अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ट्राई करेंगे जो मिनिमम वैल्यू है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले रीड कर लेगा जैसे हमने मिनिमम के लिए किया। तो P1 की वैल्यू जो P1 जो है D की वैल्यू क्या रीड करेगा, इनिशियली D की वैल्यू कितनी है 100 है। D की वैल्यू तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को हम लेके चलेंगे। D की वैल्यू इसने 100 रीड की, उसी के तुरंत बाद प्रिंट हो गया। प्रिंट होते ही क्या हुआ, P2 ने रीड कर लिया। तो P2 क्या वैल्यू रीड करेगा, D की 100 वैल्यू रीड करेगा। P2 क्या कर रहा है, D इक्वल टू D 50। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50। क्लियर। तो इस टाइप से D की वैल्यू 50 हो चुकी है आफ्टर एग्जीक्यूट ऑफ P2। अब P2 के बाद हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, P1 को, मगर P1 के लोकल बफर में क्या वैल्यू स्टोर है D की 100। तो ये 50 वैल्यू को रीड नहीं करेगा क्योंकि लोकल बफर में इसके पास ऑलरेडी D की वैल्यू स्टोर्ड है जो कि 100 है। तो P1 क्या करेगा, अपनी वैल्यू को स्टार्ट करेगा और D की वैल्यू में क्या कर देगा, D प्लस 20। तो D की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 120। तो D की वैल्यू आ चुकी है 120 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P1। P1 से पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ था, P2, ठीक है। डजंट मैटर सीक्वेंस क्या है, हमें मेन फोकस करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, P3। P3 क्या करेगा, D की वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट हुआ तो D की वैल्यू होगी 120। 120 को ये रीड करेगा और 120 प्लस 10 कर देगा दैट इज 120 प्लस 10 इज इक्वल टू द 130। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारी, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इस केस में, आप कितना भी बड़ा दिमाग लगा लो तो इस केस में इसको हमें इग्नोर करना था और इन दोनों को ऐड करना था। यही तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव वाली इग्नोर हो जाए और ये पॉजिटिव वाली काउंट हो जाए। तो हमने यही किया, P2 से पहले P1 को रीड करा दिया, रीड कराने के बाद P2 को इग्नोर करा दिया, ठीक है, जिससे कि D की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल गई। तो D की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें 130 और मिनिमम वैल्यू मिल गई कितनी, 50। मिनिमम वैल्यू मिल गई 50 एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 130। और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या कहा है, दैट इज ए y एंड मिनिमम इज x। तो इसने पूछा क्या है, y माइनस x। तो y माइनस x हो जाएगा आपका 130 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 80। 80 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन में ये हमारा रिलेटेड है डिश शेड्यूलिंग से ऊपर ये गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। गेट कौन सा था, ये था गेट हमारा 2020 रिसेंट ईयर का मैंने पेपर उठाया है। इसमें गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसने सॉल्व किया हुआ है। यहां पर 5 डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आईडी एंड सिलेंडर नंबर। यहां दिया हुआ है रिक्वेस्ट आईडी एंड सिलेंडर नंबर
की फॉर्म में हर एक रिक्वेस्ट दी हुई है, 5 रिक्वेस्ट ये एक्सेस करेगा और उसका क्यू ये इसने अरेंज किया हुआ है। इसने कहा है कि हेड पोजीशन जो है इनिशियली सिलेंडर की वो कितनी है 100 जो है हेड पोजीशन है। इसने कहा कि कौन सा एल्गोरिथम आपको यूज करना है, एल्गोरिथम आपको यूज करना है SSTF। उस एल्गोरिथम को यूज करके ये 4 सिचुएशन दी है इसने, चारों सिचुएशन में ये पूछा है कौन सी कंडीशन हमारी फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, फॉल्स कंडीशन पूछी है इन चारों में से। फॉल्स कंडीशन का मतलब है कि यहां पर इनकरेक्ट कौन सा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको पहले मेथड पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। कैसे अरेंज करेंगे हम, जो भी सिलेंडर नंबर है 100 इज द करंट सिलेंडर, मिनिमम क्या है यहां पर 30 से स्टार्ट करेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना, ये शॉर्टकट वे मैं बता रहा हूं आपको। 30 के बाद इससे लार्जेस्ट नंबर है हमारा 85 के बाद नेक्स्ट नंबर है 110, मगर इन दोनों के बीच में 100 भी आएगा हमारा, तो 100 में लेके चल रहा हूं। उसके बाद 110, देन 110 के बाद नेक्स्ट नंबर है 115 एंड द फाइनल नंबर इज 155। ठीक है जी, इसके ऊपर इनके नाम जरूर लिख लेना। ये जो है वो है हमारा S, 85 जो है वो है हमारा Q, 100 जो है वो है हमारा कुछ भी नहीं है 100, तो 100 को हम इग्नोर कर देते हैं। 110 दैट इज R, 115 ये क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर हमेशा ये P और S इस टाइप से रिक्वेस्ट को कंपेयर कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन पहला पॉइंट इसने दिया हुआ है 100 इज द करंट सिलेंडर, तो इसको मार्क कर लेंगे। अब देखिए SSTF एल्गोरिथम ये बोलता है, SSTF क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो जो भी करंट सिलेंडर है उसके लेफ्ट और राइट का डिफरेंस निकाल लो, जो भी शॉर्टेस्ट होगा उसको प्रोसीड करेंगे सबसे पहले। तो 100 के राइट में देखा तो 110 था, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, और अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं तो इसका डिस्टेंस आ रहा है 15, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 10। तो सबसे पहले हम किसको प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले जो एक्सेस करेंगे हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है जी, अब 110 पे हम पहुंच चुके हैं, इसके राइट और इसके लेफ्ट में देखो 110 माइनस 85 का डिफरेंस जो है 25 आ रहा है और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसको प्रोसीड करेंगे। अब 115 के राइट में देखो 40 का डिफरेंस है और लेफ्ट में देखो 30 का डिफरेंस है। देखिए दिखने में ये ज्यादा लग रहा है मगर एक्चुअल में हम फिगर पे ध्यान देंगे, फिगर इन द सेंस वैल्यू के ऊपर। तो 115 माइनस 85 30 का डिफरेंस है, तो ये शॉर्टेस्ट है ना कि ये शॉर्टेस्ट है। क्लियर? उसके बाद 85 माइनस 30 करेंगे तो 55 आ रहा है, 85 माइनस 155 करेंगे तो 70 आ रहा है। तो हम किसको प्रोसीड करेंगे सबसे पहले 30 एंड देन फाइनली हम किसको प्रोसीड करेंगे 115। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस होगी। तो इसको कैसे लिखोगे आप, यहां पर R लिख सकते हो, ये R वाला पॉइंट था, ये T पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये S पॉइंट है और ये P पॉइंट है। क्लियर? इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को ड्रॉ करते हुए यहां पर हम समझते जाएंगे कि कैसे कैसे हमने प्रोसीड किया। तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, T के बाद हमने क्यों किया, क्योंकि 115 माइनस 85 किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 30 था, इन दोनों का डिफरेंस था 40, तो पहले इसको प्रोसीड किया। अब यहां पर पहुंचने के बाद Q दैट इज 85 माइनस 30 करा तो 55 आ रहा था, इसका डिफरेंस देखा तो हमने वो आ रहा था 70, तो Q के बाद हमने S को प्रोसीड किया, S के बाद हमने P को प्रोसीड किया। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन सर्विसिंग ऑफ Q एंड P। देखिए जब ये इस टाइप से चल रहा था, चलते 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 यहां पर जैसे ही आया Q के बाद Q एंड P दोनों की जो डायरेक्शन है वो हैड रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन सर्विसिंग ऑफ Q एंड P। Q एंड P के बीच में जो डायरेक्शन है वो एक पॉइंट है जो कि रिवर्स कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। Q एंड P के बीच में जो पॉइंट है वो हमारा डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। Q जो है इस तरफ जा रहा है और जैसे ही यहां पर आया और उसके बाद यहां मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन होते ही ये डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है रिवर्स है Q एंड
पी की। बिल्कुल ठीक बात है, क्यू की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है हमारा। तो हमें तो फॉल्स ढूंढना है। क्यू इज सर्विस आफ्टर एस बट बिफोर टी। क्यू जो है वो आफ्टर एस सर्विस होगा। देखिए, आप देखिए, क्यू पहले सर्विस हुआ है, एस बाद में हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब ऑप्शन में, क्यू इज सर्विस आफ्टर एस, मगर क्यू तो आफ्टर एस ना होके आफ्टर टी है। और यहां पर पूछा है क्यू इज सर्विस आफ्टर एस बट बिफोर टी, ये उल्टा दे रखा है। दैट मीन्स दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं, सी और डी को भी देखते हैं। टी सर्विस बिफोर पी, पी से पहले टी को सर्विस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आर इज सर्विस बिफोर पी, पी तो लास्ट है, तो आर ओ, टी ओ, क्यू ओ, एस ओ सब कुछ करेक्ट होंगे। तो सी डी ए दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसने पूछा था फॉल्स कंडीशन क्या है, तो फॉल्स होगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये भी हमारा गेट 2020 बिल्कुल लेटेस्ट में क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, जो कि आपको ट्रिकी वे में क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां पर थ्योरी लेवल भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए। ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एलोकेशन, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया था इसका, इसी का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी कंडीशन ट्रू कंडीशन है। तो देखिए, यहां पर बोला हुआ है कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ए न्यू प्रोसेस, हमें एक नया प्रोसेस एलोकेट करना है मेमोरी के अंदर। तो एज्यूम दैट नन ऑफ एग्जिस्टिंग होल इन द मेमोरी विल एग्जैक्टली फिट द मेमोरी रिक्वायरमेंट। जो भी नया प्रोसेस आ रहा है उसका जो भी स्पेस है वो एग्जिस्टिंग होल में एग्जैक्टली फिल नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली फिल का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास मेमोरी पहले से ही ये ऑक्यूपाइड है। ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर इस टाइप से ये जॉब 1 है, ये जॉब 2, ये जॉब 3। ठीक है, तो इसका साइज है 100 KB, इसका साइज है मान लीजिए 200 KB, इसका साइज है मान लीजिए 300 KB। ठीक है जी, यहां पर अवेलेबल है 150 KB का और एक अवेलेबल है 250 KB का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब यहां पर ये कह रहा है कि 140 KB का एक स्पेस आया, 140 KB की एक जॉब आई, जिसका साइज था 140 और जॉब नंबर 4 है, इसको हमें फिल करना है। तो ये कह रहा है कि जो नया प्रोसेस है, ये नया प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है उसको फिल करने के लिए नन ऑफ द एग्जिस्टिंग होल इन द मेमोरी विल एग्जैक्टली फिट द प्रोसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो जो इसका रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली फिल नहीं हो रही है मेमोरी के अंदर। जो होल अवेलेबल है दैट इज द फ्री अवेलेबल, फ्री स्पेस है हमारे पास। तो 150 और 250 दोनों के दोनों एग्जैक्टली फिल नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हेंस ए न्यू होल ऑफ स्मॉलर साइज विल बी क्रिएटेड इफ एलोकेशन इज मेड इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग होल। तो यहां पर ये कह रहा है कि एक न्यू होल हम स्मॉलर साइज का क्रिएट करेंगे आफ्टर एलोकेशन इज मेड इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग होल। तो इस सारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर हमें ट्रू कंडीशन बतानी है कि कौन सा होगा। देखिए, ऑप्शन को देखे बिना आप बता सकते हो। यहां पर बस ऑप्शन में ये देखना है कि ये कौन कौन से ऑप्शन को, कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है। तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि 3 चीज ये यूज कर रहा है। एक तो है बेस्ट फिट, एक है नेक्स्ट फिट और एक है वर्स्ट फिट। ठीक है जी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसने ऑप्शन बनाए हैं। आप देख सकते हो चारों ऑप्शन इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। तो तीनों का मीनिंग आपको अगर पता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो मैं आपको बता दूं बेस्ट फिट क्या करता है। बेस्ट फिट क्या करता है, पूरी मेमोरी में जहां जहां पर भी फ्री स्पेस है उसके कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो, स्मॉलर से स्मॉलर साइज देखता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं हम 140 KB का, तो 140 KB साइज के लिए मान लीजिए दो फ्री होल है, जैसे कि 150 और 250। तो ये जो किस में एलोकेट करेगा, दोनों को देखेगा, पूरी मेमोरी में ये सर्च आउट करेगा और जो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो उस
स्पेस को यूज करेगा और इसको एलोकेट कर देगा। तो अगर देखा जाए तो 150 में भी ये स्पेस आ जाएगा, मतलब ये जॉब आ जाएगी, और 250 में भी ये जॉब आ जाएगी, मगर ये किस में एलोकेट करेगा? 150 में, क्योंकि आफ्टर एलोकेशन यहां पर 10 केबी का स्पेस बच जाएगा। मगर यहां पर देखें हम तो 110 का स्पेस बच जाता है। तो ये ट्राई क्या करता है? बेस्ट फिट का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, बेस्ट फिट मतलब मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज, बेस्ट फिट हो। ठीक है। नेक्स्ट फिट का मतलब होता है, नेक्स्ट फिट का मतलब होता है कि जो भी उसको नेक्स्ट मिल जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेगा, जो भी उसको नेक्स्ट मिल गया उसको वो फिट करता जाएगा, जिसको हम मतलब पहला स्पेस मिलने के बाद दूसरे स्पेस को ये देखता जाएगा, नेक्स्ट फिट करता जाएगा। वर्स्ट फिट का मतलब होता है सबसे बड़ा साइज देखेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में देखें तो 250 के कॉरस्पॉन्डिंग ये फिल करेगा, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होगा, तो उसको वर्स्ट फिट बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि ट्रू कंडीशन कौन सी होगी, क्योंकि देखिए हमारे पास सिचुएशन ऐसी दी है इसने कि यहां पर ये बोला है, सिचुएशन को देखते हुए इसमें एग्जैक्टली हमें करना है। तो नया प्रोसेस है, नया प्रोसेस को हमें फिट करना है, और फिट करने के लिए हमारे पास नया होल बच जाए आफ्टर एलोकेशन स्मॉलर साइज का। तो नाम से पता चल रहा है स्मॉलर साइज आफ्टर एलोकेशन बच जाएगा, तो वो कौन सा होगा? बेस्ट फिट होगा। तो होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट चौथा एल्गोरिथम है, ये फर्स्ट फिट क्या करता है? वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करता है, और जो पहले वाला मिल जाए उसको, अब पहले वाला लार्जेस्ट भी हो सकता है, मान लीजिए यहां पर ये 250 होता और ये 150 होता, तो फर्स्ट फिट तो क्या करता है? यहां पर फिट कर देता, तो यहां पर वेस्टेज हो जाता। मगर बेस्ट फिट क्या करता है? हमेशा जो भी कम से कम वेस्टेज होगा उसी में एलोकेट करेगा। तो बेस्ट फिट का साइज, मतलब जब बेस्ट फिट अगर यूज करें इसके लिए, बेस्ट फिट अगर जॉब 4 के लिए यूज करें, तो वो हमेशा कम से कम होल स्मॉलर साइज का वेस्ट होगा। तो दैट मीन्स बेस्ट फिट का जो साइज है फर्स्ट फिट के साइज से कभी भी लार्जर नहीं होगा। ठीक है। तो बेस्ट फिट हमेशा वो वाला होल क्रिएट करेगा जो कम से कम वेस्टेज हो। तो दैट मीन्स इसका जो जो एलोकेशन होगा वो कभी भी लार्जर नहीं होगा जो फर्स्ट फिट के एलोकेशन से। ठीक है। तो राइट आंसर पहला ही है हमारा। आप दूसरे से तीसरे से किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट फिट नेवर लार्जर बेस्ट फिट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बेस्ट फिट तो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट, ये हमारा ट्रू हो सकता है, मगर हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्मॉलर साइज बचना चाहिए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन है कि द होल इज क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट, क्योंकि हमारा सिचुएशन ही ऐसी है, इसमें क्वेश्चन में हमें स्मॉलर से स्मॉलर साइज बचना चाहिए आफ्टर एलोकेशन, जो कि एक ही आंसर यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आया हूं जो कि न्यूमेरिकली है, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना यहां पर किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए कि मेमोरी में किस तरह से हम पेज टेबल को यूज करते हैं, किस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिख दिया है, जो कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अलग से आपको समझाता भी रहूंगा कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। देखिए यहां पर एक सिस्टम है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ध्यान रखना कोई भी मेमोरी है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमेशा बाइट एड्रेसेबल ही हम एज्यूम करके चलते हैं। मेंशन नहीं है तो भी हम बाइट एड्रेसेबल ही लेके चलेंगे। एक 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट भी हो सकता है। मान लीजिए ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी बोल देगा तो भी 1 वर्ड दैट इज इक्वल टू द 1 बाइट, बाय डिफॉल्ट होता है ये। ठीक है। उसके बाद होता है 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, मेंशन है 4 किलोबाइट, पेज साइज मेंशन है, पेज टेबल एंट्री 4 बाइट की है एंड ईच साइज ऑफ पेज टेबल पूछा है सिस्टम के अंदर इन मेगाबाइट। ध्यान रखना क्वेश्चन में मेंशन है मेगाबाइट की फॉर्म में साइज ऑफ पेज टेबल क्या होगा। तो देखिए लॉजिकल एड्रेस गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो 32 बिट लॉजिकल एड्रेस। तो मैं थोड़ा सा आपको मेमोरी मैनेजमेंट का आइडिया दे देता हूं कि मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, सीपीयू जो है वो हमेशा जनरेट करता है, सीपीयू हमेशा जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, मगर जो फिजिकल मेमोरी होती है आपकी, फिजिकल मेमोरी वो
हमेशा जो डिवाइड होते हैं इसमें वो होते हैं फ्रेम नंबर। तो मान लीजिए फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, मगर जो इसके अंदर स्टोर होते हैं वो पेज नंबर होते हैं, P1, P2, इस टाइप से। ये रैंडमली भी हो सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी होती है हमारी पेजिंग के अंदर। बेसिकली सीपीयू हमेशा जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो लॉजिकल एड्रेस की फॉर्म में होगा, मगर फिजिकल मेमोरी से ही उसको वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर जो स्टोर होता है वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। अब इन दोनों की मैपिंग करने के लिए हम जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम पेज टेबल। पेज टेबल is a, you can say, that is a data structure that will be used for the mapping between the logical address and the physical address। तो यहां पर करता क्या है, ये एक पेज नंबर होता है हमारा और एक होता है ऑफसेट, पेज का ऑफसेट। ठीक है, तो ये करेगा क्या, पेज ऑफसेट और पेज नंबर का मतलब क्या है? पेज नंबर का मतलब है, आप इसको रिलेट कर सकते हो एक बुक से। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स का पेज जो है, आप क्या करते हो, कभी भी कोई भी पेज आपको सर्च करना है तो सबसे पहले इंडेक्स में देखोगे। इंडेक्स के अंदर आपको पेज नंबर मिल जाएगा। पेज नंबर मिलने के बाद उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आप जाओगे तो वो तो हो गया हमारा पेज नंबर। पेज ऑफसेट क्या है, जरूरी नहीं है कि पेज जैसे ही आपने नंबर स्टार्ट किया आपको टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक जो है क्या पता 4th लाइन में हो, क्या पता 5th लाइन पे हो, क्या पता वो 8th लाइन पे हो। तो पेज ऑफसेट का मतलब होता है कि लाइन नंबर उस पर्टिकुलर पेज में कौन सी लाइन पर है, तो वो कौन बताता है, हमारा पेज ऑफसेट। इसी तरह से मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी के अंदर जरूरी नहीं है एक पेज के अंदर 2 ही बाइट का हो, 1 बाइट का हो, 2 बाइट का भी हो सकता है, एक पेज का साइज 4 बाइट का भी हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर पेज साइज दिया हुआ है 4 किलोबाइट। ठीक है, तो एक पेज के अंदर काफी सारे, मतलब यू कैन से लाइन हो सकती है, काफी सारी बाइट्स हो सकती है। तो कहने का मतलब है कौन सी पर्टिकुलर बाइट के ऊपर आपको जाना है वो बताता है आपका पेज ऑफसेट। ठीक है, तो मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा था, यहां पर होता क्या है, ये पेज नंबर है P1, P2, P3, इस तरह से नंबर होते हैं हमारे, और इसके अंदर जो स्टोर होता है वो फ्रेम नंबर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैपिंग होती है। यहां पर फ्रेम नंबर 3 मान लीजिए यहां पर है, तो इस टाइप से ये मैपिंग होती है। इस मैपिंग के लिए होता क्या है, यहां पर फिजिकल एड्रेस होता है जिसके अंदर फ्रेम नंबर होता है और फ्रेम का ऑफसेट होता है। अब ये इससे अटैच होता है और इसका ऑफसेट और इसका ऑफसेट बिल्कुल सेम होता है। ध्यान रखना, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, मतलब इसका ऑफसेट नंबर और इसका ऑफसेट नंबर इक्वल होगा। क्यों होता है, क्योंकि पेज नंबर का जो साइज होता है फ्रेम नंबर के साइज के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है आपको, पेज साइज शुड बी इक्वल टू द फ्रेम साइज, बिकॉज ऑफ द जो पेज फ्रेम है वो एग्जैक्टली फिट होगा यहां पर, इसीलिए इन दोनों का साइज हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम, ये बेसिकली क्या है, एक डायग्राम फॉर्म में मैं आपको समझा रहा था। ये पेज नंबर अटैच होता है आपका इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे स्टोर करेंगे, मान लीजिए इस पूरे का टोटल साइज जो भी है वो लॉजिकल एड्रेस होता है और एक होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लॉजिकल एड्रेस ये बिट बता रहा है कितनी बिट है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया लॉजिकल एड्रेस था वो 32 बिट का क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पेज साइज से हम ऑफसेट का साइज निकाल सकते हैं और कितनी बिट का होगा। पेज साइज हमें गिवन है 4 किलोबाइट। ठीक है, पेज साइज या ऑफसेट एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 4 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 2⁻10 के इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर 4 दिया हुआ है तो 4 किलोबाइट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 का मतलब है 2⁻2, किलोबाइट का मतलब है 2⁻10। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो 2⁻12 आ जाएगा। जो भी पावर होती है वो बिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहां पर लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 32 बिट का। ध्यान रखना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज द मेमोरी स्पेस। यू कैन से जितनी भी बिट होती है वो पावर में आ जाती है, तो 2⁻32 दैट इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिट क्या होती है, बिट का मतलब है टोटल उस साइज को डिफाइन करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द बिट। बट
साइज होता है, साइज का मतलब है टोटल कितना साइज है उसका, वो उसको हम इन द पावर ऑफ 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट इज द पेज साइज। क्लियर। अब हमें ऑफसेट वैल्यू पता चल गई और हमें लॉजिकल एड्रेस पता है, तो दोनों का डिफरेंस मैं कर दूं 32 माइनस 12, तो हमें पेज नंबर का साइज पता चल जाएगा। पेज नंबर की बिट कितनी है, 20 बिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पेज नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज हमें निकालने हैं पेज टेबल के अंदर। मैं आपको क्लियर कर दूं, पेज टेबल के अंदर जो ये डिवाइड है, दीज आर द पेजेस। तो एक पेज टेबल के अंदर, पेज टेबल का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है बेसिकली। वन प्रोसेस के अंदर कितने पेजेस है वो कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। एक प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे यहां पर वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट इज इक्वल टू द लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2⁻32 डिवाइड बाय, अगर मैं पेज ऑफसेट को लेस कर दूं तो आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ध्यान रखना ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। एक पेज का साइज जो है वो हमें यहां पर ध्यान रखना दिया हुआ था पेज साइज ऑफसेट की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस पता चल गए, उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर ईच पेज देयर वुड बी एन एंट्री इन द पेज टेबल। एक पेज टेबल के अंदर, अब यहां पर आप ये देखिए, ये पेज है, हमें पेज टेबल का पूरा साइज बताना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, पेज टेबल का साइज क्या हुआ, ये जो पूरा पेज टेबल का साइज, पेज टेबल का मतलब पूरे प्रोसेस का साइज पूछा है इसने। अब हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ पेजेस। अब एक पेज का जो भी साइज होगा, एक पेज का जो भी साइज होगा, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास आ गए 2⁻20। अगर मैं इनटू में इस पर्टिकुलर पेज की एंट्री यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, पेज टेबल एंट्री ऑफ 4 बाइट ईच। हर एक पेज की जो एंट्री होगी उसका जो साइज है वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 4 बाइट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2⁻20 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। अब हर पेज का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है, 4 बाइट। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पेज का साइज नहीं आ जाएगा, मतलब प्रोसेस का साइज आ जाएगा, पेज टेबल का साइज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पेज टेबल एंट्री हमें दी हुई है 4 बाइट, तो पेज टेबल साइज निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ पेजेस इनटू में पेज टेबल एंट्री। तो पेज टेबल साइज आ जाएगा हमारा 2⁻20 इनटू में 4 बाइट। 2⁻20 किसके इक्वल होता है, 2⁻10 होता है हमारा 1 KB के, और 1 MB किसके इक्वल होती है, 1024 KB। तो 1024 होता है 2⁻10 इनटू में KB को अगर बाइट में करेंगे, 1 KB किसके इक्वल है, 2⁻10 के। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2⁻20 आ जाएगा हमारा, 2⁻20 दैट इज इक्वल टू 1 MB। तो 4 को हमने एज इट इज रखा, तो टोटल आ जाएगा इसका 4 MB, क्योंकि जो रिजल्ट इसने पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है साइज ऑफ पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगाबाइट, क्या आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर बी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन यूनिक है, यहां पर हर एक क्वेश्चन को हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द सर्विस के ऊपर। जो हम पेज फोल्ड में सर्विसेज फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहां पर, सपोज द टाइम टू सर्विस ए पेज फॉल्ट इज ऑन एवरेज 10 मिलीसेकेंड। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन मेंशन है वो क्या मेंशन है, पेज टेबल के अंदर हम जो पेज फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था, वहां पर पेज फॉल्ट हमारे कुछ में पेज फॉल्ट हो जाते थे, पेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए होता क्या है, मेन मेमोरी है आपकी, मेन मेमोरी के अंदर हमारा अगर पेज नहीं मिलता तो वो कहां जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में वो सर्च आउट करता है, उसके बाद ये पहले तो ये फाइंड आउट करेगा यहां पर, उसके बाद ये स्वैप इन कर देगा। तो होता क्या है कि मेन मेमोरी में उसने काम किया मगर मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो उसको पेज फॉल्ट बोल देते हैं। पेज फॉल्ट होते ही ये सेकेंडरी मेमोरी में देखेगा और सेकेंडरी मेमोरी से यहां पर रिप्लेस कर देगा। स्वैप आउट कोई ना कोई होगा और स्वैप इन कोई ना कोई होगा, डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम। तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टाइम टू सर्विस ए पेज फॉल्ट इज ऑन एवरेज,
यहाँ पर जो टाइम लगेगा पेज फोल्ड जो सर्विस करने में, मतलब ये जो स्वैप इन स्वैप आउट, तो उसका टाइम दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, वाइल ए मेमोरी एक्सेस टेक 1 माइक्रो सेकेंड। जो मेमोरी का टाइम दिया हुआ है, मेमोरी जो एक्सेस करती है वो टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड। ध्यान रखना ये मिली है और ये माइक्रो है, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि हिट रेशियो, मतलब मेन मेमोरी के अंदर कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं तो उसकी हिट रेशियो कितने पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंटेज पॉसिबिलिटी है हिट होने की, तो वो है 99.9% आपको पेज मेन मेमोरी में मिल जाएगा। द हिट रेशियो रिजल्ट इन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां पर पूछा हुआ है देन 99% हिट रेशियो रिजल्ट इन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा है कि वो क्या होगा। देखिए एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पेज मिस, कि कितनी परसेंटेज है मिस होने की, इनटू में अगर मिस हुआ है तो पेज फोल्ड का टाइम लगेगा, सर्विस टाइम। अगर मिस हुआ है पेज तो पेज फोल्ड हुआ है तो टाइम ऑफ सर्विस है पेज फोल्ड, प्लस अगर मिस नहीं हुआ तो हिट हुआ होगा तो परसेंटेज ऑफ हिट, इनटू में अगर हिट हुआ भी है तो मेमोरी एक्सेस टाइम तो लगेगा वहां पर, ठीक है। मेमोरी ने तो मतलब फिजिकल मेमोरी में जो टाइम लगा है वो तो एक्सेस करने में हमारा टाइम लगेगा, परसेंटेज हिट तो जो भी दिया हुआ है, ठीक है। और डिवाइड बाय 100, सब कुछ सम करने के बाद डिवाइड बाय 100, तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम अगर हम देखें यहां पर तो माइक्रो सेकेंड में वो कितना आ जाएगा। देखिए हिट इनटू में हिट हुआ है तो मेमोरी एक्सेस टाइम लगेगा, हिट की परसेंटेज दे रखी है 99.9 इनटू में 1, प्लस अगर हिट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो 100 में से ये लेस कर दो तो मिस की परसेंटेज आ जाएगी, दैट इज द मिस परसेंटेज, ठीक है। इनटू में टाइम ऑफ सर्विस है पेज फोल्ड, टाइम ऑफ सर्विस है पेज फोल्ड ये दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड यहां पुट कर देंगे, मगर आंसर निकालना है हमें माइक्रो सेकेंड में, तो 1 मिली सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड होता है किसके इक्वल, 10⁻³ मिली सेकेंड के, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकेंड होता है हमारा 10⁻³ मिली सेकेंड के, क्लियर। तो हम इसमें निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे कि 1 माइक्रो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेंज कर लेंगे 1/100, 0 से 2 0 कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 10 × 10 इज 100, दिस वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99.99 प्लस 100 डिवाइड बाय 100, तो टोटल सम करेंगे तो 199.99 डिवाइड बाय 100 निकालेंगे हम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.999 माइक्रो सेकेंड। तो यहां पर जो टोटल टाइम है वो क्या आ रहा है 1.4 × 9 माइक्रो सेकेंड। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना था कि हम मिस और हिट दोनों को कैसे काउंट करते हैं, किसके साथ कौन सा टाइम जो है, कौन सी मेमोरी जो है वो अप्लाई होती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं, बहुत कोशिश की है कि आपको सारी चीजें क्लियर आए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स टू